नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आपके अपनी YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी डीके में। और बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में एक हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, CCE भी इसको कहा जाता है। यहाँ पर इसे हम कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, इसका फुल फॉर्म जो होता है वो होता है। तो इसी टॉपिक से, एक ही टॉपिक से आज के जितने भी हमारे प्रश्न रहने वाले हैं वो पूरे प्रश्न आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही टॉपिक से मिलेंगे। देखिए, एक ही टॉपिक से जब हमारे पास बहुत सारे प्रश्न होते हैं तो कहीं ना कहीं हर तरह के प्रश्न जो होते हैं वो उसमें शामिल हो जाते हैं। तो हमारा टॉपिक जो है वो आज इसी पर आधारित रहने वाला है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर इसमें जो 2011 से लेकर के 2025 तक के जो भी प्रश्न इस टॉपिक से बनते हैं वो भी हमने इस वीडियो में इंक्लूड कर लिए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इन प्रश्नों की ओर और देखते हैं आज के बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण टॉपिक सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के प्रश्नों को। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आता है, CCE का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर 4 विकल्प हमारे हैं। केवल विद्यार्थी की परीक्षा लेना, केवल वार्षिक परीक्षा के आधार पर मूल्यांकन करना, विद्यार्थियों के समग्र विकास का मूल्यांकन करना या शिक्षक के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना। देखिए, CCE जो है, इसका जो हमने अभी बात की थी कि जो इसका फुल फॉर्म होता है वो होता है यहाँ पर कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो यहाँ पर सतत एवं व्यापक, अब दो ही शब्द हमारे पास में यहाँ पर बनते हैं, सतत और व्यापक। सतत का मतलब है कंटिन्यू और व्यापक का मतलब है कि उसके बच्चे के जो सभी प्रकार के क्षेत्र हैं जिसमें शैक्षिक और सशैक्षिक दोनों क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, जितने भी क्षेत्र उसके बनते मूल्यांकन के, वो सब इसमें शामिल हो जाएं। तो ये है सतत और व्यापक। अब ये सिर्फ बच्चे की जो परीक्षा होती है उसी का मूल्यांकन केवल नहीं करता है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि यहां पर ये विद्यार्थी के समग्र विकास का मूल्यांकन करता है कि बच्चे का समग्र विकास जो है वो किन क्षेत्रों में किस किस प्रकार से हुआ है। तो यहां पर इसका जो उद्देश्य होता है वो अकादमिक के साथ साथ बच्चे का संज्ञानात्मक, भावनात्मक, सामाजिक और नैतिक विकास, इन सभी का मूल्यांकन करना होता है। और ये प्रणाली जो होती है निरंतर होती है, साथ ही साथ बहुआयामी मूल्यांकन इसमें होता है। तो यहां पर ऑप्शन सी हो जाता है हमारा उत्तर। आगे अगला क्वेश्चन आता है, CCE के अंतर्गत कौन सा मूल्यांकन शामिल होता है? तो यहां पर है केवल वार्षिक परीक्षा, केवल गृह कार्य मूल्यांकन। केवल शब्द को तो आप छोड़ ही देना उन विकल्पों को जिसमें केवल लगा हुआ हो। तो यहां पर देखिए, केवल वार्षिक, केवल गृह कार्य, केवल मौखिक, तो ये तीनों ही विकल्प हमारे कट हो जाएंगे क्योंकि ये केवल पर आधारित नहीं है। ये सभी क्षेत्रों पर होता है जिसमें प्रारूपिक और संप्रत्यात्मक मूल्यांकन जो होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। जी हाँ, CCE प्रणाली में मूल्यांकन के जो प्रकार बन जाते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा फॉर्मेटिव जो प्रारूपिक होता है, और ये मूल्यांकन जो होता है ये शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाता है जिसमें प्रश्न उत्तर है, प्रोजेक्ट वर्क होते हैं, चार्ट बनाना है, ये कार्य आदि इसमें शामिल होते हैं। अब बात की जाए संप्रत्यात्मक की, तो यहाँ पर ये जो होता है ये अवधि समाप्ति पर होता है। जैसे कि हमारी त्रैमासिक की जो एग्जाम्स होती है ना, हाफ ईयरली एग्जाम्स होती है, तो इन्हें एनुअल एग्जाम होती है, ये अवधि के आधार पर होते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों प्रकार जब मिलते हैं तो ये छात्र की समग्र प्रगति का मूल्यांकन यहाँ पर आकलन करते हैं। चलिए आगे लेते हैं प्रश्न, CCE में सतत शब्द का क्या तात्पर्य होगा? तो केवल परीक्षा लेना। देखिए, केवल वाले शब्द को तो आप केवल हटा ही देना, वो हमारा उत्तर बनेगा ही नहीं। जहां पर सतत और व्यापक की बात होगी वह केवल शब्द वाले विकल्प आप कट कर देंगे तो आपके लिए उत्तर को निकालना बहुत आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर केवल परीक्षा लेना, एक बार मूल्यांकन करना, नियमित और निरंतर मूल्यांकन करना, या फिर केवल लिखित मूल्यांकन करना। तो आप निश्चित रूप से सही उत्तर पर पहुंच गए होंगे। नियमित और निरंतर मूल्यांकन करना, यही हमारे CCE का यहाँ पर तात्पर्य होगा। इसमें जो शब्द दिया है सतत मतलब कि कंटिन्यू, नियमित और निरंतर। CCE में व्यापक शब्द किस चीज की ओर संकेत करेगा? तो व्यापक शब्द जो होगा वो किस चीज की ओर संकेत करेगा? तो यहां पर केवल वाले शब्द को आप हटा दें तो आपके सामने आपका उत्तर मौजूद है, वो है ऑप्शन नंबर सी, जहां पर छात्र के समग्र व्यक्तित्व का विकास। जी हाँ, व्यापक जो शब्द होगा ये यहां पर सुनिश्चित करेगा कि केवल शैक्षणिक प्रदर्शन नहीं,
बल्कि आचरण, सामाजिक कौशल, बच्चे का भावनात्मक संतुलन, नेतृत्व क्षमता आदि की को भी यहां पर आंका जाए। तो यही हमारा इसमें उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां पर उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, सीसीई का लाभ क्या है यहां पर। तो सीसीई के लाभ की बात करेंगे। यहां पर सीसीई का लाभ क्या होगा, तो सीसीई केवल मेधावी छात्रों को लाभ मिलता है, केवल रटने पर ध्यान देता है, छात्र की विभिन्न क्षमताओं की पहचान होती है, या फिर छात्र परीक्षा से डरता है। तो यहां पर यदि सही उत्तर की बात करें तो वो होगा आपके सामने, छात्र की विभिन्न क्षमताओं की इसमें पहचान होती है। जी हाँ, विकल्प सी हमारा यहां पर उत्तर होगा, क्योंकि ये एक बहुआयामी रूप से यहां पर बच्चों का जो आकलन होता है वो किया जाता है, जिसमें उसकी रुचि, उसकी प्रतिभा, उसके व्यवहार, नेतृत्व क्षमता आदि सभी चीजें इसमें शामिल होती है। और इससे शिक्षक जो होते हैं वो उस बच्चे की वास्तविक क्षमताओं को जान पाते हैं। तो यहां पर विभिन्न क्षमताओं की पहचान होगी। ऑप्शन सी हमारा उत्तर होगा। सीसी प्रणाली का मुख्य लाभ क्या है, तो यहां पर शिक्षक को कम कार्य करना पड़ता है, केवल लिखित परीक्षा, छात्र की संपूर्ण योग्यता का मूल्यांकन किया जाता है, परीक्षा में अनुशासन बनता है। तो देखिए यहां पर यदि हम बात करें तो छात्र की संपूर्ण योग्यता का मूल्यांकन किया जाता है। अब देखिए इसके जब प्रश्न आते हैं ना, तो वहां पर आप जो चीजें समग्र चीजों को दर्शाती है वही आपके उत्तर ज्यादातर इसमें बनेंगे। केवल वाले उत्तर कट हो जाएंगे, विकल्प कट हो जाएंगे, तो आपके लिए उत्तर यहां पर निकालना काफी आसान हो जाएगा। चलिए आगे लेते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आता है, सीसी के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्रारूपिक मूल्यांकन में आती है। अब यहां पर देखिए गतिविधि पूछी है जो प्रारूपिक मूल्यांकन में आती है, त्रैमासिक, वार्षिक, परियोजना कार्य या सेमेस्टर परीक्षा। तो देखिए इसके ऊपर हमने बात की थी कि यहां पर ये दो प्रकार का होता है, जिसमें एक जो होता है, देखिए इसके जो दो प्रकार होते हैं, एक होता है हमारा प्रारूपिक मूल्यांकन और एक होता है संप्रत्यात्मक। तो प्रारूपिक जो होता है इसके दौरान हम प्रश्नोत्तर, परियोजना कार्य, चार्ट बनाना आदि इसमें शामिल करते हैं, और संप्रत्यात्मक जो होता है उसमें हम अवधि पर समाप्ति पर यह होता है, साथ में इसमें जो हमारी परीक्षाएं होती है जैसे त्रैमाही, छमाही, वार्षिक आदि इसमें शामिल होती हैं। तो यहाँ पर प्रारूपिक मूल्यांकन की बात पूछी है और उसमें शामिल होगा विकल्प नंबर सी, जो कि प्रोजेक्ट वर्क के रूप में होगा। यहाँ पर ये तीनों जो होंगे ये संप्रत्यात्मक में आएंगे। सीसी का क्या उद्देश्य है, कठिन परीक्षा प्रणाली बनाना, छात्रों पर दबाव बनाना, यह तनाव मुक्त और निरंतर मूल्यांकन प्रणाली लागू करना, वार्षिक परीक्षा को कठोर बनाना। तो यहां पर होगा विकल्प सी, तनाव मुक्त और निरंतर मूल्यांकन प्रणाली जो है वो लागू यहां पर करना। चलिए आगे लेते हैं अगले प्रश्न को। प्रणाली के अंतर्गत मूल्यांकन का आधार क्या होना चाहिए, केवल अंक, केवल उपस्थिति, विविध मूल्यांकन तकनीकी या केवल लिखित परीक्षा। तो देखिए इसमें मूल्यांकन जो होता है वो विविध तरीके से किया जाता है। तो यहाँ पर विविध मूल्यांकन तकनीकें जो होती हैं ये इनका आधार यहाँ पर होना चाहिए। इसमें बच्चे यहाँ पर जो है रोल प्ले, चार्ट बनाना, ग्रुप डिस्कशन, मौखिक टेस्ट आदि को भी यहाँ पर मूल्यांकन आधार जो है वो इसमें बनाया जा सकता है। आगे देखिए सीसी प्रणाली किस आयोग की सिफारिश पर आधारित है, कोठारी आयोग है, यशपाल समिति है, मुल्ला आयोग है या विवेकानंद आयोग है। तो बात करें यहाँ पर सीसी प्रणाली जो है ये कोठारी आयोग, ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट होगा ये हमारा उत्तर होगा। यहाँ पर जो कोठारी आयोग है, कोठारी आयोग ने वर्ष 1964 से 66 में सतत व्यापक मूल्यांकन को राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शामिल करने की सिफारिश यहां पर इन्होंने की थी। तो ये ध्यान रखिएगा। सीसी प्रणाली में किस प्रकार का मूल्यांकन प्रमुख भूमिका निभाता है, एकल परीक्षा प्रणाली, निरंतर बहुस्तरीय मूल्यांकन, केवल शिक्षक मूल्यांकन या केवल छात्र मूल्यांकन। तो यहां पर सही उत्तर जो हमारा बनता है वो बनता है निरंतर और बहुस्तरीय मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो यहां पर हमारा उत्तर होगा। चलिए सीसी का फॉर्मेटिव असेसमेंट किसका मूल्यांकन करता है। तो यहां पर देखिए परीक्षा परिणाम है, सीखने की प्रक्रिया के दौरान प्रगति या स्कूल की उपस्थिति या केवल गृह कार्य। तो इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं कि जो फॉर्मेटिव होता है ये कब होता है, तो ये होता है सीखने की प्रक्रिया के दौरान प्रगति बच्चे की जो होती है वो यहाँ पर
देखी जाती है, इस पर यह आधारित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा उत्तर होगा। आगे देखिए, सीसी प्रणाली के अनुसार कौन सी विशेषता छात्रों को गैर शैक्षणिक विकास का आकलन करती है? ग्रेडिंग प्रणाली, सहशैक्षिक मूल्यांकन, प्रतिशत प्रणाली, रैंकिंग प्रणाली। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि इसमें जो सहशैक्षिक मूल्यांकन होता है, सहशैक्षणिक मूल्यांकन जो होता है, इसमें बच्चों का जो नैतिक मूल्य होते हैं, खेल, कला, नेतृत्व, सामाजिक गुण आदि चीजों का मूल्यांकन इस क्षेत्र सहशैक्षणिक क्षेत्र में किया जाता है। सीसीई प्रणाली में ग्रेडिंग का उपयोग क्यों किया जाता है? तो यहां पर ग्रेडिंग का उपयोग क्यों किया जाता है? छात्रों को अंक नहीं दिए जाते हैं, छात्रों को प्रतियोगिता बढ़ाने के लिए, छात्रों पर दबाव कम करने के लिए, छात्रों को फेल करने के लिए। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि सीसी प्रणाली जो होती है इसमें ग्रेडिंग का उपयोग जो होता है छात्रों पर दबाव कम करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा उत्तर होगा। सीसी प्रणाली में कौन सी तकनीक मूल्यांकन के लिए सबसे उपयुक्त नहीं मानी जाती है? सबसे उपयुक्त नहीं मानी जाती है, ये हमें इसमें देखना है। तो देखिए, जब नहीं वाले प्रश्न होते हैं तो यहाँ पर ध्यान पूर्वक हमें देखना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में गलती इसमें होती है। हाँ पूछा है कि नहीं पूछा, ये हमें देखना जरूरी होता है। तो यहाँ पर है प्रश्नोत्तर रोल प्ले, एक वार्षिक परीक्षा, कक्षा में पर्यवेक्षण। तो यहाँ पर जो तकनीक होगी जो उपयुक्त नहीं होगी, एक वार्षिक परीक्षा, ये यहाँ पर इसमें उपयुक्त नहीं होगी। ये मूल्यांकन जो है ये हमने देखा कि इसमें त्रैमासिक, अर्धवार्षिक आदि परीक्षाएं, वार्षिक परीक्षाएं शामिल होती है। तो ऑप्शन सी यहां पर उत्तर होगा। सीसी प्रणाली में किस राष्ट्रीय नीति के तहत अनिवार्य हुई है? तो यहां पर एनसीएफ 2005, आरटी एक्ट 2009 या एनपीई 1986 या एसएसए 2001। तो यहां पर आरटी एक्ट 2009 जो था, इसके तहत यहां पर सीसी प्रणाली जो है ये अनिवार्य हुई है। चलिए आगे लेते हैं अगला प्रश्न। सीसी प्रणाली किस स्तर के विद्यार्थियों के लिए लागू होती है? केवल उच्च कक्षाओं के लिए, केवल प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक, या केवल कॉलेज के विद्यार्थी के लिए? तो यहां पर यदि बात की जाए तो ये प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए लागू होती है, पर अब देखते हैं कि वर्तमान समय में ये सभी के लिए भी चल रही है। तो ऑप्शन सी यहां पर हमारा उत्तर होगा, क्योंकि ये प्रश्न के अनुरूप हम यहाँ पर उत्तर जो है वो देख रहे हैं। चलिए आगे लेते हैं। सीसी प्रणाली में फीडबैक प्रतिक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? छात्र को दंडित करना, शिक्षक की गलती निकालना, छात्र को सीखने में सहायता करना है, छात्र की तुलना करना। तो देखिए यहां पर यदि बात की जाए तो छात्र को सीखने में सहायता करना, ये इसकी प्रतिक्रिया का मुख्य उद्देश्य जो होता है वो इसमें शामिल होता है। ऑप्शन सी हमारा उत्तर होगा। आगे देखिए, सीसी मूल्यांकन में किस का फोकस किस पर होता है? केवल ज्ञान पर, केवल कौशल, ज्ञान कौशल दृष्टिकोण, या फिर केवल उपस्थिति? तो यहां पर हम कह सकते हैं कि यहां पर जो मूल्यांकन का फोकस होता है वो ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण पर आधारित होता है, इन पर होता है। ऑप्शन सी के साथ में। सीसी के अंतर्गत मूल्यांकन का तरीका कैसा होता है? एक तरफा, सतत एवं संपूर्ण, वर्ष में एक बार, केवल शिक्षक के द्वारा? तो यहां पर यदि बात की जाए तो इसमें मूल्यांकन का जो तरीका होता है वो होता है सतत और संपूर्ण। ऑप्शन बी के साथ में हमारा उत्तर बनेगा यहां पर। सीसी में छात्र को ग्रेड दिए जाते हैं केवल परीक्षा के आधार, केवल व्यवहार के आधार पर, संपूर्ण प्रदर्शन के आधार पर, केवल खेलों के आधार पर? तो देखिए यहां पर बच्चा जो हुए वो संपूर्ण प्रदर्शन जैसा करता है, उसके आधार पर बच्चों को यहाँ पर ग्रेडिंग की होती है वो की जाती है। तो यहां पर ऑप्शन सी हमारा उत्तर होगा। सीसी में शिक्षक की भूमिका कैसी होती है? निरीक्षक, दंड देने वाला, मार्गदर्शक और सहायक, परीक्षा संचालक? तो यहां पर यदि हम बात करें इसमें सीसी में शिक्षक की भूमिका कैसी होगी, तो यहां पर शिक्षक की भूमिका जो होती है वो मार्गदर्शक और सहायक की भूमिका शिक्षक की होती है। सीसी का सतत पहलू मुख्यतः किस बात को दर्शाता है? केवल परीक्षा परिणाम को, मूल्यांकन साल में एक बार किया जाए, नियमित रूप से मूल्यांकन किया जाए, केवल प्रारंभिक मूल्यांकन किया जाए? तो यहां पर यदि हम बात करें प्रश्न पर कि जो सीसी का सतत पहलू जो है मुख्यतः किस बात को दर्शाएगा, तो यहां पर यह दर्शाएगा नियमित रूप से मूल्यांकन किया जाए। ऑप्शन सी के साथ में हमारा उत्तर होगा। सीसी में समूह कार्य यानी कि जो ग्रुप एक्टिविटी होती है उसका उपयोग क्यों किया जाता है?
तो देखिए सीसी में जो ग्रुप एक्टिविटी होती है, समय बिताने के लिए, परीक्षा के अंक बढ़ाने के लिए, सहयोग और सहभागिता जैसे गुणों को विकसित करने के लिए या शिक्षक को आराम देने के लिए। तो इसमें सहयोग और सहभागिता जैसे गुण बच्चों के अंदर विकसित हो, इस बात के लिए यहाँ पर ग्रुप एक्टिविटी जो है इसका उपयोग किया जाता है। सीसी में निम्न में से कौन सी विधि मौखिक मूल्यांकन का उदाहरण है? कहानी सुनाना, लिखित परीक्षा, डिबेट और प्रश्नोत्तर, ग्रेड कार्ड भरना। तो यहां पर हमारा उत्तर जो होगा वो हो जाता है सीसी में कौन सी विधि मौखिक मूल्यांकन का उदाहरण होगी, तो वो यहां पर रहेगी डिबेट और प्रश्नोत्तर। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां पर उत्तर। सीसी में प्रतिपुष्टि कैसी होना चाहिए? आलोचनात्मक होना चाहिए, उपहास करने वाली, रचनात्मक और सुधारात्मक। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ये रचनात्मक और सुधारात्मक होना चाहिए। जो फीडबैक है वो रचनात्मक और सुधारात्मक होना चाहिए, क्योंकि जब अच्छी प्रतिक्रिया होगी तो वो छात्र को सुधार करने में मदद करती है, ना कि उससे हतोत्साहित करती है। आगे देखिए, सीसी के अनुसार मूल्यांकन की मुख्य विशेषता: केवल अंक देना, परीक्षा के बाद मूल्यांकन, सीखने की प्रक्रिया का मूल्यांकन, केवल पाठ्य पुस्तक आधारित मूल्यांकन। तो यहां पर हम कह सकते हैं सीखने की प्रक्रिया का मूल्यांकन। ऑप्शन जो सी होगा वो हमारा उत्तर होगा। सीसी प्रणाली में शैक्षणिक गतिविधियां किस लिए जरूरी है? छात्रों को व्यस्त रखने के लिए, समय निकालने के लिए, समग्र विकास के लिए, अंक देने के लिए। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि इसमें समग्र विकास के लिए ये जरूरी होती है। ऑप्शन सी होगा हमारा उत्तर। सीसी पोर्टफोलियो में मूल्यांकन का अर्थ है शिक्षक का प्रोफाइल, छात्र की कक्षा में उपस्थिति, छात्र की संचित कार्य फाइल का अध्ययन या वार्षिक रिपोर्ट। तो यहां पर हम कह सकते हैं सीसी में पोर्टफोलियो मूल्यांकन का जो अर्थ होता है वो होता है छात्र की संचित कार्य फाइल का अध्ययन। ऑप्शन नंबर सी यहां पर होगा उत्तर। सीसी के फॉर्मेटिव असेसमेंट का उद्देश्य क्या होता है? अंतिम परिणाम तय करना, सीखने में सुधार लाना, परीक्षा के लिए डर बनाना या सिर्फ अंक देना। तो देखिए, सीखने में सुधार लाना ये यहां पर इसका उद्देश्य होता है। ऑप्शन बी के साथ में सीसी में स्व मूल्यांकन का उपयोग क्यों किया जाता है? छात्र की गलती पकड़ने के लिए, शिक्षक का समय बचाने के लिए, छात्र की आत्म जागरूकता और आत्मनिर्भरता के लिए, या फिर छात्रों की तुलना के लिए। तो देखिए, इसमें जो सेल्फ असेसमेंट होता है, स्व मूल्यांकन, वो यहां पर आधारित होता है छात्र की आत्म जागरूकता और आत्मनिर्भरता के लिए। तो यहां पर जो ऑप्शन सी होगा वो प्रश्न का उत्तर होगा। सीसी का पालन करने से कक्षा का माहौल कैसा बनता है? अनुशासनहीन होता है, प्रतिस्पर्धात्मक होता है, तनाव मुक्त और सहयोगी होता है, या फिर डरावना होता है? तो जब हम सीसी का पालन करते हैं तो निश्चित रूप से कक्षा का जो माहौल होता है वो किस प्रकार का यहाँ पर बनेगा? तो वो बनता है तनाव मुक्त और सहयोगी, यानी कि तनाव रहित होगा, साथ में सहयोगी होगा कक्षा का माहौल। आगे प्रश्न आता है सीसी में प्रणाली में जो समेटिव असेसमेंट होता है, ये इसका उद्देश्य क्या होगा? तो कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, छात्र की अवधि अंत तक की समझ का मूल्यांकन करना, केवल होमवर्क चेक करना, शिक्षक का मूल्यांकन करना। तो यहां पर हमारा जो उत्तर बन जाता है वो बन जाता है छात्र की अवधि अंत तक की समझ का मूल्यांकन। ऑप्शन बी हमारा उत्तर होगा। सीसी प्रणाली के सिद्धांत पर आधारित है? केवल बुद्धि परीक्षण, सतत विकास, सिद्धांत परीक्षा आधारित शिक्षा, टॉप डाउन अप्रोच। तो यहां पर हम कह सकते हैं सीसी प्रणाली जो होगी ये किस सिद्धांत पर आधारित होगी? तो ये होगी सतत विकास सिद्धांत पर आधारित। ऑप्शन बी के साथ में हमारा उत्तर होगा। सीसी में अवलोकन का क्या महत्व होता है? छात्र को डराने के लिए, इसकी उपस्थिति जांचने के लिए, छात्र का व्यवहार और कौशल देखने के लिए, या फिर उसके उत्तर चेक करने के लिए। तो देखिए, इसमें जो ऑब्जर्वेशन होता है उसका महत्व यहां पर यदि बात की जाए तो वो होता है छात्र के व्यवहार और कौशल को देखने के लिए, जो कि होगा ऑप्शन सी हमारा उत्तर। सीसी प्रणाली में अंकों के स्थान पर ग्रेड का उपयोग क्यों किया जाता है? रिपोर्ट कार्ड भरने के लिए, तुलना के लिए, मूल्यांकन को लचीला और सरल बनाने के लिए, छात्रों को भ्रमित करने के लिए। तो सीसी प्रणाली में अंकों के स्थान पर ग्रेड का जो उपयोग किया जाता है निश्चित रूप से ये किया जाता है
मूल्यांकन को लचीला और सरल बनाने के लिए ऑप्शन सी होगा यहां पर उत्तर। आगे देखिए, सीसी प्रणाली में प्रश्न पूछने की तकनीक क्यों महत्वपूर्ण है? शिक्षक को व्यस्त रखने के लिए, छात्र को डांटने के लिए, सोचने की क्षमता बढ़ाने के लिए या मूल्यांकन में देरी करने के लिए? तो यहां पर हम कह सकते हैं कि सोचने की क्षमता बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से प्रश्न पूछने की तकनीक जो होती है वो महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जब बच्चों से, छात्रों से प्रश्न गहराई से पूछे जाएंगे तो निश्चित रूप से बच्चों को सोचने पर वो प्रेरित करेंगे। सीसी के अंतर्गत जो पीयर असेसमेंट होता है, इसका क्या अर्थ हो? शिक्षक द्वारा मूल्यांकन या माता पिता द्वारा मूल्यांकन, सहपाठियों के द्वारा मूल्यांकन, प्राचार्य के द्वारा मूल्यांकन। तो देखिए यहां पर ये जो होता है ये सहपाठियों के द्वारा मूल्यांकन होता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर होगा। इसमें बच्चे जो होते हैं, छात्र जो होते हैं, वो एक दूसरे के कार्यों का मूल्यांकन करते हैं, जिसमें उनमें सहयोग की भावना होती है, साथ ही साथ आत्मनिरीक्षण भी विकसित होता है बच्चों के अंदर, तो इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। सीसी प्रणाली में आईसीटी जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, इसका क्या महत्व है? केवल प्रोजेक्ट चलाने के लिए, केवल परीक्षा देने के लिए, शिक्षण और मूल्यांकन को प्रभावी बनाने के लिए या इंटरनेट चलाने के लिए? तो देखिए इसमें आईसीटी की बात की जाए तो हमारा जो शिक्षण और मूल्यांकन है उसको प्रभावी बनाने के लिए इसका उपयोग जो होता है वो किया जाता है। यहाँ पर आईसीटी के उपयोग के माध्यम से हम यहाँ पर वीडियो प्रेजेंटेशन, ऑडियो, ऑनलाइन टेस्ट आदि यहाँ पर करते हैं और इन्हीं के माध्यम से जो बच्चा जो शिक्षण होता है वो हमारा रोचक बनता है। सीसी जो प्रणाली होती है किस नीति के बाद अधिक लागू की गई? तो यहाँ पर एनएपी 1986, एनसीएफ 2005, आरटी 2009 या एसएसए 2001। तो किस नीति के बाद ये अधिक लागू हुई? तो यहाँ पर आरटी 2009 के बाद। चलिए आगे लेते हैं, सीसी प्रणाली में शिक्षक की भूमिका मुख्यतः क्या होती है? तो इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं, एक प्रश्न पहले भी देख चुके हैं। यहाँ पर शिक्षक की जो भूमिका होती है वो होती है मार्गदर्शक और सहयोगी की भूमिका होती है। आगे देखते हैं, सीसी में व्यापक शब्द किसको दर्शाता है? केवल छात्र की लिखित परीक्षा को, खेल और चित्रकला को, छात्र के संपूर्ण व्यक्तित्व का मूल्यांकन या फिर अधिक विषयों का बोझ? तो यहां पर हम कह सकते हैं छात्र का जो संपूर्ण व्यक्तित्व मूल्यांकन होगा वो दर्शाएगा यहाँ पर व्यापक शब्द। सीसी प्रणाली में प्रोजेक्ट कार्य का उद्देश्य क्या होता है? छात्र को बोझ देना, विषय रटाना, व्यवहारिक ज्ञान और अनुसंधान की भावना को विकसित करना, परीक्षा के अंक बढ़ाना। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि सीसी प्रणाली में जो प्रोजेक्ट वर्क होता है इसका कार्य होता है वो होता है व्यवहारिक ज्ञान और अनुसंधान की भावना को विकसित करना। ऑप्शन सी हमारा उत्तर होगा। सीसी प्रणाली को लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा में समानता लाना, छात्र को पास करना, समग्र विकास सुनिश्चित करना, स्कूल की छवि को सुधारना। तो यहां पर उत्तर होगा सीसी प्रणाली को लागू करने का जो उद्देश्य होगा वो होगा समग्र विकास को सुनिश्चित करना। जी हाँ, ऑप्शन सी यहां पर हमारा उत्तर होगा, जहां पर बच्चे का समग्र विकास जो होगा जिसमें बौद्धिक, शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक आदि सभी पक्षों को ध्यान में रखा जाएगा। सीसी के तहत एक शिक्षक छात्र का मूल्यांकन किस आधार पर करना चाहिए? केवल लिखित उपस्थिति, विभिन्न गतिविधियों में सहभागिता, केवल होमवर्क? तो बच्चे की विभिन्न गतिविधियों में सहभागिता जो है इस पर ये करना चाहिए। सीसी में रूब्रिक्स का क्या प्रयोग होता है? तो सीसी में बात की जाए रूब्रिक्स की तो अंकों की गणना के लिए, रिपोर्ट कार्ड छापने के लिए, मूल्यांकन के स्पष्ट मापदंड तय करने के लिए या उत्तर पुस्तिका ठीक करने में। तो देखिए यहां पर बात की जाए इसके रूब्रिक्स की तो ये उपयोग में आते हैं मूल्यांकन के स्पष्ट मापदंड तय करने में। जी हां, ऑप्शन सी। सीसी में समय समय पर मूल्यांकन होता है तो यहां पर जो होता है वो उत्तर हो जाता है हमारा सीखने में निरंतर सुधार होता है। ऑप्शन सी हमारा उत्तर होगा। सीसी के तहत कला आधारित शिक्षण क्यों जरूरी है? बच्चों को व्यस्त रखने, परीक्षा में पास करने के लिए, या रचनात्मक और अभिव्यक्ति को प्रोत्साहन देने के लिए, या रिपोर्ट कार्ड सजाने के लिए? तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जो कला आधारित शिक्षण होता है निश्चित रूप से ये बच्चों में रचनात्मक और अभिव्यक्ति को प्रोत्साहन देने के लिए जरूरी होता है। ऑप्शन सी के साथ में हमारा उत्तर होगा।
सीसी मूल्यांकन प्रणाली किस तरह की शिक्षा को बढ़ावा देती है? पाठ्य पुस्तक आधारित, प्रतियोगी, अनुभवात्मक और खोज आधारित। रटंत, तो यहां पर हम कह सकते हैं अनुभवात्मक और खोज आधारित जो है शिक्षा, इसको सीसी यहां पर जो है वो बढ़ावा देती है। इसमें देखा हमने प्रोजेक्ट जो होते हैं, प्रोजेक्ट वर्क इसमें शामिल होते हैं। आगे देखिए, सीसी में व्यवहार मूल्यांकन का उद्देश्य है सजा देना, अनुशासन बनाए रखना, सामाजिक नैतिक विकास का आकलन या सहपाठियों से तुलना। तो यहां पर हम कह सकते हैं सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें सामाजिक और नैतिक विकास आकलन शामिल होगा। सीसी प्रणाली में अवधारणात्मक जांच क्यों उपयोगी है? आर्ट वर्क दिखाने के लिए, रटंत विद्या से हटाने के लिए, अवधारणात्मक आपस में जोड़कर समझने के लिए, लिखावट सुधारने के लिए। तो यहां पर हमारा सही उत्तर जो होता है सीसी प्रणाली में अवधारणात्मक जांच जो होती है क्यों उपयोगी होती है? तो ये होती है अवधारणाओं को आपस में जोड़कर समझने के लिए। तो ऑप्शन जो सी होगा ये हमारा उत्तर होगा। सीसी में चेकलिस्ट का क्या कार्य होता है? उपस्थिति दर्ज करना, मूल्यांकन के लिए बिंदुओं को सूचीबद्ध करना, सिलेबस लिखना या ग्रेड देना। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि चेकलिस्ट जो होती है ये मूल्यांकन के लिए बिंदु जो होते हैं उनको सूचीबद्ध करना, इसके लिए जरूरी होती है और इसमें ऑप्शन बी होगा यहां पर उत्तर। सीसी में समावेशी शिक्षा जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, इसको कैसे बढ़ावा मिलता है? प्रतियोगिता द्वारा एक जैसे प्रश्न पूछकर सभी क्षमताओं के लिए के बच्चों के लिए अवसर देकर, केवल तेज छात्रों पर ध्यान देकर। तो देखिए, समावेशी शिक्षा सभी बच्चों, सभी की क्षमताओं के लिए होती है। तो यहां पर समावेशी शिक्षा किसी एक पर विशेष ना होकर के सभी को एक साथ समान अवसर प्रदान करती है। तो सभी क्षमताओं के बच्चों के लिए अवसर देकर यहां पर ये आधारित होती है। सीसी प्रणाली में फीडबैक का सर्वोत्तम समय क्या होता है? परीक्षा के 6 महीने बाद, तुरंत मूल्यांकन के बाद, सत्र समाप्त होने पर या तब जब छात्र मांग करें। तो देखिए, यहां पर हम बात की जाए सीसी प्रणाली में फीडबैक के सर्वोत्तम समय की, तो ये होता है तुरंत मूल्यांकन के बाद में। ऑप्शन नंबर बी, जो तात्कालिक फीडबैक होगा वो सुधार में तेजी लाता है और छात्र को मार्गदर्शन भी प्रदान करता है। सीसी प्रणाली में नैतिक शिक्षा का मूल्यांकन जो है वो कैसे किया जाएगा? रचनात्मक लेखन से, बहुविकल्पी प्रश्न से, व्यवहार निरीक्षण और चर्चा के माध्यम से या व्याकरण परीक्षण से। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि व्यवहार निरीक्षण और चर्चा के माध्यम से ये किया जा सकेगा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर हमारा उत्तर होगा। सीसी के माध्यम से शिक्षक के मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए? छात्र को हर हाल में पास करना, छात्र की कमजोरियों की पहचान और सुधार, परीक्षा की तैयारी, सिलेबस को जल्द निपटाना। तो यहां पर हमारा जो उत्तर हो जाता है, सीसी के माध्यम से शिक्षक का मुख्य लक्ष्य जो होता है वो क्या होना चाहिए? तो वो यहां पर होना चाहिए छात्र की कमजोरियों की पहचान और सुधार। ऑप्शन नंबर बी होगा यहां पर उत्तर। सीसी में कहानी सुनाना किस प्रकार की विधि मानी जाती है? गैर शैक्षणिक, मूल्य आधारित, मनोरंजन मात्र या समय व्यतीत करने वाली। तो यहां पर हम कह सकते हैं सीसी में कहानी सुनाना जो है वो मूल्य आधारित मानी जाएगी। ऑप्शन नंबर बी होगा यहां पर उत्तर। देखिए, बच्चे जब कहानी सुनते हैं तो निश्चित रूप से उनमें नैतिक मूल्य, कल्पना और भाषा कौशल आदि जो होते हैं उनको बढ़ावा मिलता है। सीसी प्रणाली में छात्रों में अवधारणा निर्माण कैसे करती है? सीसी प्रणाली छात्रों में अवधारणा निर्माण कैसे करती है? एक ही तरह के प्रश्न देकर, प्रोजेक्ट गतिविधियों और संवाद से, लगातार परीक्षा लेकर, होमवर्क से। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट गतिविधियों और संवाद से यहां पर हमारा उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा उत्तर होगा। वास्तविक अनुभव आधारित सीख अवधारणाओं को मजबूत बनाती है। तो ऑप्शन बी यहां पर उत्तर होगा। सीसी में डायग्नोस्टिक टेस्ट का क्या उद्देश्य होता है? छात्र को फेल करना, छात्र की कमजोरियों को पहचान करना, फाइनल परीक्षा लेना या उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन। तो यहां पर हमारा उत्तर जो बन जाता है वो बन जाता है ऑप्शन बी के साथ में, छात्र की कमजोरियों की पहचान कर। प्रश्न होता है, सीसी मूल्यांकन में विद्यालय स्तर पर सबसे बड़ी चुनौती क्या हो सकती है? समय की कमी है, छात्रों
की संख्या कम होना, शिक्षक की अनुपस्थिति या पाठ्य पुस्तक की कमी। तो देखिए यहाँ पर सीसी मूल्यांकन में सबसे बड़ी चुनौती क्या हो सकती है, तो वो हो सकती है समय की कमी। जी हाँ, सतत और व्यापक मूल्यांकन जो होता है, इसके लिए समय का जो प्रबंधन होता है वो सबसे बड़ी चुनौती होती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। सीसी में विविध बुद्धियों का सिद्धांत क्यों अपनाया जाता है? हर बच्चा अलग होता है, सभी बच्चे एक जैसे सोचते हैं, केवल अंक आधारित शिक्षा चाहिए या फिर शिक्षक को समय बचाना है? तो देखिए यहाँ पर जो विविध बुद्धियों का सिद्धांत जो होता है उसे शामिल करना, उसे अपनाना, उसके पीछे यहाँ पर होती है वजह कि हर बच्चा जो होता है वो अलग होता है, हर बच्चा अपने आप में विशिष्ट होता है, इसीलिए इसको यहाँ पर अपनाया जाता है, क्योंकि हर बच्चे की क्षमताएं अलग होंगी, उसके सीखने की शैली अलग होगी, तो इसलिए हर बच्चा अलग होगा। सीसी मूल्यांकन को लागू करने में शिक्षक की सफलता किस पर निर्भर करेगी? उसकी योग्यता और योजनाबद्धता पर, या फिर प्रिंसिपल की अनुमति पर, छात्रों की उपस्थिति पर, या ग्रेड कार्ड पर? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये निर्भर करेगी उसकी योग्यता और योजनाबद्धता पर। ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पर उत्तर। तो दोस्तों यहाँ पर आज के जो क्वेश्चन थे वो होते हैं समाप्त, और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी ही एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।